जय भारत। इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जितने भी छोटे छोटे भाई बहन देख रहे हैं, फिर कृपया करके ये वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग जो क्वेश्चन बैंक लेते हैं उसमें से जो क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में आने की, जो 10 साल का जो है वो हम लेके आए हैं। आने की पूरा 10 साल जो क्वेश्चन पूछे देख रहे हैं, 2010 में, 18 में पूछा गया है, 2014, 2019 में पूछा गया। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन लेकर जा रहे हैं। आज से रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम मैथ का वीडियो जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो 20 मिनट का वीडियो है उसमें डाल दे रहे हैं। आज से हम एसएसटी का स्टार्ट करेंगे। पूरा 20 क्लास में समाप्त करने वाले हैं। यानी कि पूरा 20 क्लास लेंगे। 20 क्लास में पूरा क्या एसएसटी पूरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक का करके क्वेश्चन समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। 110% लिखित कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या है, हम इतिहास से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? इतिहास। इतिहास का जो चैप्टर है पहला, यूरोप में राष्ट्रीयवाद का उदय। यानी कि पहला चैप्टर है क्वेश्चन बैंक के रिवीजन। देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक का रिवीजन नोट्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन बोला क्या कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो सर्दी खांसी किसको हो जाता है? यूरोप को हो जाता है। यह कथन किसने कहा? यानी कि कौन बोला ये सब? तो या उसका उत्तर क्या होगा? यह कथन ऑस्ट्रिया के चांसलर सम्राट मेटरनिक ने किया था। ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन इसमें देना नहीं है। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ऑब्जेक्टिव प्राप्त का आदत हो गया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन? मेटरनिक। मेटरनिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, सो ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? यानी कि जब कोई फ्रांस के लोग, यानी फ्रांस छींकता है, जैसे हम लोग को हम लोग छींकते थे, अगला आदमी प्रवेश करता है ना, खांसी जुकाम होता है ना, सर्दी खांसी, उसी तरह प्रकार बोला है कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम होता है। यह किसने बोला? यह कथन किसने कहा? तो किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने कहा था। कौन कहा था? सम्राट था। सम्राट मतलब राजा था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। कौन? मेटरनिक ने। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला? नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? इस क्वेश्चन देख रहे हैं, 2014-2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए बोले ना कि आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन बता रहे जो प्रीवियस ईयर में आएगा, 2027 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति और कुशल प्रशासक था जिसने यूरोप में नए युग की शुरुआत किया था। यानी कि नेपोलियन कहाँ था? फ्रांस के एक शासक था जो सेनापति के कुशल शासक, यानी कि बहुत अच्छे, कुशल मतलब बहुत ही अच्छा शासक थे, जो यूरोप के नए युग की क्या किया था? शुरुआत किए थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। 3 नंबर क्वेश्चन क्या 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यानी कि यंग इटली की जो स्थापना की, यानी कि उद्घाटन के स्टार्ट किया, किसने किया था? तो जेसुपी में। ठीक है, यहाँ जेसुपी मेस्सिनी लिखाएगा। यहाँ पर जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा? तो जेयूसेपे मेस्सिनी, यानी कि आज लिखिएगा, लिख देते हैं हम। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जेसेपे मेस्सिनी ने किया था। ठीक है, ये लिखल रहेगा। ठीक, यहाँ रॉन्ग लिखा गया है। ठीक है, चलिए कब किया था? 1831 ईस्वी में एक गुप्त संगठन के रूप में की थी। गुप्त मतलब छुपा कर। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समन्वयवाद से आप क्या समझते? समन्वयवाद से आप क्या समझते हैं? समन्वयवाद का तात्पर्य दो अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं और समाजशय के ध्यान में रखकर उन्हें एक साथ लाने का प्रयास करना। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल। ठीक है, क्या होता है? तालमेल। तालमेल मतलब एक जगह लाने की प्रयास करना, यानी एक दूसरे को एक साथ जोड़कर चलना ही क्या करता है? समन्वय से होता है। ठीक, एक कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया है।
मारियान और जर्मेनिया कौन थे? मारियान जर्मेनिया कौन थे? देख रहे हाल ही पूछा गया 2023 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, तो उत्तर क्या है? फ्रांस और जर्मनी कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता न्याय विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। कौन सा रूपक? नारी का रूप धारण किया गया। फ्रांस में इस नारी का रूपक मारियान के नाम दिया गया, इसीलिए फ्रांस में क्या नाम दिया गया नारी को? मारियान, और जर्मनी में जर्मेनिया। आने की मारियान जो है एक स्त्री का रूपक ले लिया, ठीक है, उसका आने की उसकी झलक ले लिया, किसका? नारी का। और फ्रांस में इसी को हम लोग मारियान कहते हैं, और जर्मनी में इसको जर्मेनिया के नाम से जाना जाता है। किसको? यही जो स्त्री को, नारी को। ठीक, अब हम चलते हैं हल्का सा लॉन्ग टाइप लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वीना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन जो पूछा गया है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। वीना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो उत्तर जानते हैं। वीना कांग्रेस 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी में वीना आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। इसका जो अध्यक्ष जो था वो कौन थे? मेटरनिक ने। तो बोल देगा वीना कांग्रेस की स्थापना जो किया था उसका अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक। आप लोग इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप में पुरानी व्यवस्था और शांति को पुनः स्थापित करना था। क्या करना था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के पतन में पश्चात यूरोप की पुरानी व्यवस्था को शांतिपूर्ण से पुनः स्थापित करना था, यानी कि फिर से उसको लाना, पुनः पुरानी व्यवस्था को शांतिपूर्ण से, यानी कि जो पहले था उसको शांतिपूर्वक से फिर से स्टार्ट करना था। ठीक, इस प्रकार से आयोजित किया था। क्या? वियना कांग्रेस की। कब से किया गया था? 1815 में। किसके द्वारा किया गया था? तो मेटरनिक के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? यूटोपिया से आप क्या समझते हैं? 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, सभी प्रकार के भेदभावों से अलग एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसका वास्तविक रूप देना लगभग असंभव होता है, उसे यूटोपिया या कल्पना दर्श के नाम से जाना जाता है। जिसको हम लोग सोच नहीं सकते, जिसको नहीं जान सकते, उसको क्या कहेंगे? कल्पना ही कहेंगे। तो इसी के क्या काव्य यूटोपिया के नाम से क्या समझते हैं? सभी प्रकार के भेदभाव, जितने भी प्रकार के भेदभाव होते हैं, अलग अलग प्रकार के भेदभाव होते हैं, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसका वास्तविक रूप देना असंभव, यानी कि जिसका वास्तविक रूप क्या नाम दे उसका क्या है? असंभव है। इसलिए उसे यूटोपिया या फिर कल्पना दर्श के नाम से जाना जाता है। इसका जो लेखक, आने की जो चित्रकार जो है एक फ्रेडरिक सोरियो ने किया था। ठीक, ये याद रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? ठीक है, पश्चिम एशिया दक्षिण यूरोपीय देशों में कुछ भाग तुर्को साम्राज्य के स्थापित था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया। यानी कि ऑटोमन साम्राज्य किसे कहा गया है? तो पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोपीय देशों के कुछ भाग तुर्को समाज को स्थापित किया। यानी कि दोनों यूरोपीय देश और पश्चिमी एशिया के जो देश के कुछ भाग जो हैं वो तुर्को साम्राज्य की क्या किया था? स्थापित किया, यानी कि निर्माण किया था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य रखा गया। जिसे कहा रखा गया? ऑटोमन साम्राज्य कहा गया था। यूनान इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। यूनान जो है ना, इसका क्या एक महत्वपूर्ण भाग है। यूनान की स्वतंत्रता के लिए रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश पर इस आक्रमण किया था। आने की यूनान को स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए कौन कौन से देश से आक्रमण किया था? रूस था, फ्रांस था, ब्रिटेन था, जिससे यह कमज़ोर होकर समाप्त हो गया, जिससे यह कमज़ोर होकर कहा गया? समाप्त हो गया। ठीक है, बोल देगा यूनान की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से देश युद्ध में लड़े थे? तो याद रखिएगा, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
4 क्या है? अरे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? व्याख्या कीजिए। यानी कि जो जुड़ी हुई थी वो कौन थे और किस प्रकार से था, सो ध्यान रखना है। ठीक, भारत में वियतनाम तथा अन्य कई देशों की तरह राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया पर उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की घनिष्ठ रूप में संबंध है। लोग उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की प्रक्रिया में अपनी एकता की खोज करने में सफल हुए। उपनिवेशवाद के अधीन दमित होने का भावना ने एक ऐसी श्रृंखला प्रदान की जिससे गुट परस्पर संगठित हो गए। आने के क्या बोला है कि भारत में वियतनाम तथा अन्य कई देशों के आधुनिक राष्ट्रवाद निर्माण हुआ। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के घनिष्ठ रूप से संबंध था। यानी कि आंदोलन में जो घनिष्ठ रूप से क्या था, आपस में संबंध था। लोग उपनिवेशवाद विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रक्रिया अपनी एकता की खोज करने में सफल हुआ। यानी कि विरोध जितना भी संघर्ष हुआ उसमें से एक क्या खोज किया गया था, एकता। क्योंकि एकता में जानबे करते हैं पावर होता है, इसलिए क्या खोज किया था, एकता का। ठीक, और उपनिवेशवाद अधीन में, अधीन मतलब किसी के अंदर में दमित होकर भावना ने एक ऐसी श्रृंखला का प्रदान किया जिसमें विभिन्न गुट मतलब अलग अलग गुट एकजुट हो संगठित हो गए। क्या हो गए? मान लीजिए ये अलग अलग गुट एक जगह मिल गए। ठीक है, चलिए समझ आ गया। चलिए यहाँ तो समझ आ गया, जैन जब देखना ना भूलें। 5वां नंबर कहा है निरंकुशवाद से क्या समझते? निरंकुशवाद से जो है क्या समझते? 2016 ये 2 बार पूछा गया, 2012 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं ना, ये आप लोग के VY क्वेश्चन बतला रहे हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रत्येक दिन आप लोग को यही टाइम पर 2 बजे मिल जाएगा। प्रत्येक दिन टाइम 2 बजे मिल जाएगा, संडे को छोड़कर। सिर्फ संडे को आप लोग को नहीं मिलेगा, संडे को टेस्ट क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, ये सीरीज जो हम चालू किए मैथ का, एसएसटी का, साइंस का, सबका एक एक करके बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए मेरा चैनल 2 गो है, एक SPM क्लासेस है, एक माइंड मेड एजुकेशन है। दोनों चैनल में आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों चैनल में 2-2 विषय का हम लेके चलेंगे प्रत्येक दिन। ठीक है, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आप लोग को 100% इस पर नंबर ला के ही रहेंगे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर समझ आ गया। क्वेश्चन चलते हैं, निरंकुशवाद से क्या समझते हैं? निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता हो। इतिहास में ऐसी शाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत हो, सैन्य बल पर आधारित आदमनकारी सरकारें होती थी। आने क्या बोला है कि किसी प्रकार के अंकुश नहीं होना चाहिए। निरंकुशवाद से यही होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था है जो किसी सत्ता पर अंकुश नहीं होता, कोई भी इसका पर अंकुश नहीं लगा सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निरंकुशवाद से कहते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के संक्षिप्त में वर्णन के लिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 2009 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 24 में, 3 साल पूछा गया है। यानी कि देखिए 20 के बाद 4 साल के बाद पूछा, 26 में नहीं, 25 में नहीं पूछा, 26 में नहीं पूछा। इस बार 100% है कि क्वेश्चन आप लोग को आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्या बोला? जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 18वीं शताब्दी की जर्मनी अनेक राज्यों पर्सा, बावेरिया, सैक्सनी आदि में बांटा हुआ था। 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न राज्यों के लोगों ने एकीकरण की मांग की। पर्सा के प्रधानमंत्री ऑटो ऑन बिस्मार्क ने एकीकरण का नेतृत्व किया था। यानी कि इसका एकीकरण का जो नेतृत्व किया था, नेतृत्व मतलब लीडरशिप में जो आगे बढ़ा था, कौन किया था? ऑटो ऑन बिस्मार्क ने। उन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाते हुए डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस की 3 युद्धों को विजय प्राप्त किया था और 1841 में जर्मनी एकीकरण को पूरा किया था। बोल देगा जर्मन एकीकरण का पूरा कब किया था? तो 1871 में। और इस नीति में रक्त और लौह की नीति अपनाते हुए, रक्त मतलब और लौह के नीति को यानी कि रूल को अपनाते हुए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और
फ्रांस के 3 युद्धों का क्या हुआ, विजय प्राप्त हुआ। ठीक, जब ये युद्ध हुआ था तीनों क्या हुआ, प्राप्त हुआ। कौन कौन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के 3 युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। ठीक, 57वां नंबर, वियना संधि की मुख्य विशेषता का उल्लेख कीजिए। वियना संधि की मुख्य विशेषता का उल्लेख करने बोला है, क्या है इसे देखिए। 18 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसको चर्चा करके इसे बता देते हैं। नेपोलियन द्वारा विजित राज्यों को सीमाओं को पुनः निर्धारित किया गया, यानी कि जो विजित यानी जो जीता है उसका जो सीमाएं जो है उसका क्या किया, निर्धारित किया गया। निर्धारित मतलब यानी बता दिया गया। ठीक, अलग अलग कर दिया गया है। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः सत्ता सौंपी गई, यानी कि फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश की जो सत्ता था फिर से उसको क्या किया गया, सौंपा गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट में फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। ठीक है। 4 नंबर क्या, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ऑस्ट्रिया का उत्तरी इटली यानी उत्तरी साइड का जो नियंत्रण कंट्रोल को क्या किया गया, सौंपा गया। ठीक, चलिए 2016 में पूछा गया, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने क्या कदम उठाए। तो क्या कदम उठाए से देखिए। पहला, पितृभूमि नागरिक जैसे राष्ट्रवादी विचारों का प्रोत्साहन किया। प्रोत्साहन मतलब मोटिवेट किया, किसमें, पितृभूमि और नागरिक। ठीक, सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या है, नागरिकों के एक समान अधिकारों का समर्थन किया। नागरिक जितने भी नागरिक है सबको एक साथ एक जैसा समान अधिकार का क्या किया, समर्थन किया। समर्थन मतलब साथ दिया। ठीक, तीसरा क्या है, नए राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगा का निर्माण, यानी कि नए झंडे का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, क्या किया, नए तिरंगा का निर्माण किया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई तथा सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, यानी कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू की गई थी तथा सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए थे। जितना भी कानून था सबके लिए समान रूप से बनाए गए थे। 5वां क्या, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जितने भी आयात थे और निर्यात यानी कि आवाजाही था उस सारे शुल्क जो टैक्स यानी जो पैसा लगता था वो सारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 6ठा क्या है, क्षेत्रीय बोली के स्थान पर फ्रेंच की राष्ट्रीय जन सामान्य भाषा बना दिया, यानी जो बोली जो था क्षेत्रीय भाषा जो बोली था फ्रेंच को ही जन सामान्य भाषा का कर दिया गया, बना दिया गया। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का, नेपोलियन की संहिता नेपोलियन 9 नंबर क्वेश्चन क्या, नेपोलियन की संहिता के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। पहला, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर कानून के समक्ष सबको समानता का नियम लागू किया गया, यानी कि जन्म पर आधारित, जन्म का जिस तरह जन्म का आधारित ना कि हम लोग बचपन से जन्मे थे जहाँ पर है वहीं का है, तो उसी प्रकार से बोला जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कानून को समझ समानता का लागू किया गया, यानी कि कोई भी समानता का यानी कि बराबर का अधिकार दिया गया। दूसरा, संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित किया गया, यानी जो संपत्ति का अधिकार जो है उसको सुरक्षित कर दिया गया है। ठीक, तीसरा क्या है, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाए गए, समानती प्रथा की समाप्ति, किसानों को भू राजस्व और भागीदारी शुल्क की मुक्ति कर दी गई। चौथा नंबर क्या है, कारीगरों की श्रेणी के संघों की विभिन्न नियंत्रण समाप्त किए गए। 5वां क्या बोला, यातायात संचार व्यवस्था की सुधार किया, यानी कि जो यातायात ट्रांसपोर्ट जो है उसका संचार यानी कि व्यवस्था को क्या किया गया, सुधार किया गया, जो कमी था उसको सुधार कर दिया गया है। 6ठा क्या है, मानक नाप तोल के पैमाने पर नई मुद्रा की चलाई गई, जो माप तोल पर यानी कि पैसे के नए मुद्रा के रूप में चलाई गई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी के राष्ट्रीय कैसे विकसित हुआ था। ठीक है, यूनान के लिए कब पूछा गया, 2017 में पूछा गया है। तो 15वीं सदी की यूनान ऑटोमन तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था। कहाँ था,
ऑटोमन यूनान के ऑटोमन तुर्की साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति की यूनानी स्वतंत्रता संग्राम 1821 ईस्वी में हुआ। यूनान के राष्ट्रवादी के पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा कवियों एवं कलाकारों का समर्थन मिला। यथा 1832 में कुस्तुनुतुनिया की संधि की यूनान के स्वतंत्रता के राष्ट्र को मान्यता प्रदान की थी। इस प्रकार से यूनान के स्वतंत्रता संग्राम का ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी का कैसे इस प्रकार से क्या हुआ, राष्ट्र का विकास हुआ। ठीक कब? 1832 ईस्वी में कुस्तुनुतुनिया की संधि ने यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। व्याख्या करें। 2010 में 13 पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए पहला, खुले खेतों की व्यवस्था का लोप। गांव में खुले खेतों में व्यवस्था समाप्त हो गई थी, जिससे छोटे किसानों के पास आय का कोई साधन नहीं बचा। यानी कि जब छोटे छोटे खेत जो लोप था यानी कि समाप्त कर दिया गया, तो उसमें छोटे छोटे किसान के कोई साधन नहीं था, समाप्त हो रही थी, जिसके छोटे किसानों के पास आय का कोई साधन नहीं बचा था। 2 नंबर, व्यापारिक गिल्ड्स का नियंत्रण शहरों के व्यावसायिक गिल्ड्स का कर नियंत्रण था, जो नए व्यापारी काम शुरू नहीं करने देते थे। तीसरा, अतिरिक्त आय की आवश्यकता, यानी कि अतिरिक्त आय की आवश्यकता। छोटे किसानों को अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय की भी सख्त ज़रूरत थी। यानी कि जब कोई भी किसान की होता है, उसको खेती चलाने के बजाय भी उसको भी कुछ न कुछ आय चाहिए, इनकम चाहिए, पैसा चाहिए जीविका चलाने के लिए। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, मारियान और जर्मेनियम कौन थे? ये बता चुके हैं। ठीक है, पहले ऊपर में बता चुके हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, यानी क्यों बढ़ा? ठीक है, पहला, भौगोलिक एवं जातीय विविधता, यानी कि अलग अलग जातियां के लोग थे, भौगोलिक थे, इसके कारण बनका। पहला, बल्कन क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान आदि शामिल थे, जहां अनेक जातियां समूह रहते थे। क्या बोले? एक से अधिक जातियां का होना ही क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। सेकेंड, ऑटोमन साम्राज्य का पतन। ऑटोमन साम्राज्य के कमजोर होने से बल्कन राज्य उससे अलग होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और जय श्री राम। बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे यूरोपीय शक्ति का बल्कन क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आपस में टकराने लगी, जिससे यह क्षेत्र का तनाव का केंद्र बन गया। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का इस चैप्टर का, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया संक्षिप्त वर्णन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 100% कहते बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मेजिनी या मेस्सिनी होगा, यहाँ पर बता चुके थे ऊपर लिख के। जिसे यंग इटली के माध्यम से इटलीकरण का एकीकरण का विचार रखा। कौन? जेसेपी मेस्सिनी ने। काउर, पीडमोंट ने प्रधानमंत्री काउर के कूटनीतिक संधियां और फ्रांस की सहायता से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं का पराजित किया गया, यानी कि हरा दिया गया। तीसरा, गेरिबाल्डी, उसने अपने सशस्त्र स्वयंसेवकों के साथ दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य को जीता। विक्टर इमैनुअल द्वितीय 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राज घोषित किया गया था। ठीक, चलिए ये आप लोग का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए, जो बता चुके हैं क्वेश्चन बैंक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे ही एग्जाम में आता है। ठीक है,
वीडियो पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद, लिखना ना भूलें।